जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सीजन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे होता है रिवीजन। आप कहेंगे कैसे होता है? तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि एग्जाम आपका नजदीक आते जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको सर रिवीजन बहुत ही कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम रिजल्ट में, क्योंकि बगैर इसके चीजें संभव नहीं हो पाती है। और आप लोगों ने एक कहावत भी पढ़ा होगा कि पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और पढ़ाई भूली क्यों? तो जवाब एक ही आता है कि उल्टा नहीं गया था। तो मेरे मित्र, जिस तरह से पान न उलटने पे सड़ जाता है, रोटी को न उल्टो तो वो जल जाता है, उसी तरीके से अगर बुक पलटना छोड़ दो तो आप कितने भी बड़े स्टूडेंट काहे नहीं है, आपकी पावर सिटिंग पावर कितना ही बड़ा क्यों ना रहा हो, लेकिन मेरे मित्र एग्जाम में क्या होगा तो सर चीजें पूरी तरीके से घोल नजर आएगी। इसीलिए पढ़ाई में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रिवीजन करने का मतलब क्या हुआ कि सर चीजों को बार बार रिकॉल करते रहना। और जो आपका लास्ट समय चल रहा है, ऐसे में एक बार जितने भी साइंस के टॉपिक हैं उसका एक बेहतर रिवीजन तो आप सबों को जरूर कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाए आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो साइंस का, जरूरी यह है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको आपके सामने जैसे ही रैंडमली लाया जा रहा है उसके बारे में आप पूरा का पूरा कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। रिवीजन का असली मतलब यही होता है। रिवीजन का मतलब यह नहीं होता है कि हम पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे तभी चीजें संभव हो पाएगी। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो आपने एक बार फाउंडेशन के रूप में चीजों को पढ़ा है उससे आप कितनी चीजें ले पाए हैं, और फिर जब आप दोहरा के उस चीज को देख रहे हैं तो फिर कितनी चीजें आ रही है। अगर दोहराने के बाद भी नहीं हो रही है तो सर आप तेहराइए, और तेहराने के बाद भी नहीं हो रहा है तो सर चौथा बार भी उस चीज को रिपीट कीजिए, तभी क्या होगा, उसका समग्र चीज आपके माइंड में आएगा। जैसे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी सर? अद्भुत कार्बन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर ये। और अगर आप बात करेंगे प्रत्येक सजीव की, तो सभी सजीवों का प्रमुख घटक माना जाता है, आपके वायुमंडल में है, भूपर पट्टी में है। तो अगर हमारे सामने सर ये कार्बन शब्द आ रहा है तो हमारी माइंड की सर ये मतलब कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल पावर होना चाहिए कि कार्बन से संबंधित जो कुछ भी हमने पढ़ा है वे सब के सब हमारे माइंड में तुरंत आ जाए कार्बन को देखने के साथ ही। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मेरे मित्र रिवीजन नहीं हो रहा है। बहरहाल हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? कार्बन की। तो आइए देखते हैं कि कार्बन का हम लोग किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और हां, याद रखिएगा कि हम लोग न सिर्फ कार्बन का रिवीजन करेंगे बल्कि सर इससे संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे। और रिवीजन का सर ये दो मेन कड़ी होता है, पहला उसका थ्योरेटिकल पोर्शन और दूसरा उसका एमसीक्यू पोर्शन, और दोनों ही हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? कार्बन। ध्यान दीजिएगा, क्या है टॉपिक? कार्बन। अब मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, पहले तो ये क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले तो ये एक हमारा तत्व है। क्या है? तत्व है। और आप सबों को मालूम है कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? तत्व को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में डिवाइड करते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये हमारा क्या है? आप सभी कहेंगे कि सर ये हमारा अधातु है। क्या है? अधातु है। और साथ ही साथ इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल कहते हैं। अब मेरे मित्र, आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि ये जो कार्बन एटम है इसको हम लोग किस सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन के लिए अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? आप सभी कहते हैं गुरुजी सी लिखते हैं। अब मेरे मित्र, जब ये तत्व है तो इसकी कुछ ना कुछ परमाणु संख्या होगी और कुछ ना कुछ क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान भी होगा। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अगर हम कार्बन के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यह कहने में कोई कठिनाई नहीं होगा कि गुरुजी कार्बन के लिए जो Z का वैल्यू होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे 6, और जो A का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 12। अब मेरे मित्र, आप सभी यहां पे ध्यान में रखो, क्योंकि जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पे हम अपने कंसेप्ट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और जब तक आप कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे चिलजी बातें नहीं बनेगी। आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि ये जो परमाणु संख्या होता है ये किसके बराबर होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आप सभी कहेंगे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है।
और मेरे मित्र आप सभी को यह भी बहुत ही अच्छे से मालूम होगा क्या कि जो द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी तत्व की वो किसके बराबर होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग उसका क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो मेरे मित्र चूंकि जो कार्बन है इसका परमाणु संख्या 6 है और एटॉमिक मास इसका 12 है, तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होगा और इसका एटॉमिक मास कितना है 12। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा सर हरी लाइन के रूप में कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या आप कहेंगे 6 और ये कितना है सर न्यूट्रॉन। तो यहां पे अगर हम 12 कह रहे हैं और यहां पे सर 6 रखें तो आप कहिएगा सर न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 12 माइनस 6 हो जाएगी, यानी कि न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ऐसी है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। आप कहेंगे सर कार्बन जो है वो ऐसी अधातु है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये जो कार्बन है ये तो आवर्त सारणी में मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपके पास केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं 118 के 118 वे सब के सब क्या मिलेंगे आपको आवर्त सारणी में मिलेंगे। तो सवाल ये है कि सर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कार्बन इन अ पीरियोडिक टेबल, मतलब कार्बन का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे। चला जी जो कार्बन है आपका वो आवर्त सारणी में बोले तो पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में बोले तो पीरियोडिक टेबल यानी कि पीटी में किस ग्रुप में मिलेगा। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन जो है वो आपको आवर्त सारणी के 14वें समूह में मिलेगा और साथ ही साथ किस पीरियड में मिलेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपको आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में देखने को मिलेगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि कार्बन अधातु है जिसका सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आप कहेंगे सर 6 आवर्त सारणी के किस आवर्त में मिलेगा, आप कहेंगे दूसरे आवर्त में। किस ग्रुप में मिलेगा, आप कहेंगे सर 14वें ग्रुप में मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र आप सभी यहां पे कि अगर हम लोग कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यानी कि C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो चला जी याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 आधार पर लिखा जाएगा। कितने आधार पर लिखा जाएगा आप सभी याद रखेंगे, 2 आधार पर। एक क्या होगा सर कक्षा आधारित, एक क्या होगा कक्षा आधारित, और कक्षा आधारित क्या होगा तो आप कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और चौथे कक्षा में कितना जाएगा सर 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी चौथा कह रहे हैं, दूसरे कक्षा में कितना जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले कक्षा को K से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे कक्षा को L से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया सर ये किसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर सर कक्षा आधार पर। अब मेरे मित्रों उप कक्षा आधारित भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग सबसेल के बेस पे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2। साथ ही मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो आप सभी को मालूम है कि गुरुजी कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इस 4 इलेक्ट्रॉन का कार्बन क्या करता है किसी अन्य परमाणु के साथ साझा करता है। तो हम सभी क्या कहेंगे, हमने पीछे के कक्षा में ही सीखा है कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसकी संयोजन शक्ति तो होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है उस तत्व के द्वारा त्याग ग्रहण या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कार्बन अन्य परमाणु के साथ कितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, आप कहेंगे सर 4। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो कार्बन की संयोजकता होगी, जो कार्बन की संयोजकता होगी वो कितनी होगी। आप सभी कहेंगे कि सर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। अब सवाल यहां पे ये है कि सर कार्बन के बारे में ये तो एक तरह से कह सकते हो कि फिजिकल नॉलेज है, हम कहीं पे भी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे या कार्बन के बारे में चीजों को देख रहे हैं तो वहां पे ये सब चीज हमें मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन की मौजूदगी की जिससे संबंधित आपके एग्जाम में लगातार सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि कार्बन की जो मौजूदगी होती है, कार्बन की जो मौजूदगी है यानी कि आपके आसपास में जो कार्बन प्रेजेंट है वो 2 अवस्था में प्रेजेंट है। चिला जी
कितने अवस्था में? 2 अवस्था में। और कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कार्बन मुक्त अवस्था में पाई जाती है, निम्नलिखित में से कार्बन संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, और बच्चे परेशान रहते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि कार्बन की मौजूदगी हमारे आसपास में या हमारे पर्यावरण में जो है वो कितने तरीके से है? आप सभी कहेंगे सर 2 तरीके से है। कौन कौन सा है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला है सर मुक्त अवस्था। पहला क्या है? मुक्त अवस्था, जिसको हम लोग स्वतंत्र अवस्था भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है? आप सभी याद रखेंगे संयुक्त अवस्था, जिसको हम लोग कंपोजिट स्टेट कहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन के रूप में किसी अन्य के साथ यौगिक के रूप में देखने को मिलेंगे। सवाल यह है कि सर कार्बन जब मुक्त अवस्था में मिलेगा तो कैसे मिलेगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग कार्बन के अपरूप यानी कि एलोट्रॉप्स डायमंड की बात करते हैं, साथ में हम लोग सर ग्रेफाइट की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो हम कोयला की बात करते हैं, मेरे मित्र ये सभी क्या होते हैं? कार्बन का मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला रूप होता है। और अगर हम लोग संयुक्त अवस्था की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त अवस्था में कार्बन जो है, संयुक्त अवस्था में जो कार्बन है वो कार्बोनेट्स एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट्स एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के खनिज के रूप में और पेट्रोलियम जो आप देखते हैं सर वो भी क्या है? तो सर कार्बन की मौजूदगी उसमें भी क्या होती है सर? संयुक्त अवस्था में होती है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे आसपास में जो कार्बन की मौजूदगी है वो क्या है? 2 स्टेट में है। पहला तो मुक्त अवस्था यानी कि फ्री स्टेट, और दूसरा क्या है? कंपोजिट स्टेट। तो फ्री स्टेट में जब भी कार्बन मिलेगा वो तो या तो फिर डायमंड के रूप में मिलेगा, या फिर ग्रेफाइट के रूप में, या फिर कोयला के रूप में। और मेरे मित्र अगर हम संयुक्त अवस्था की बात करेंगे तो ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के खनिज के रूप में, या फिर आप कह सकते हो पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में क्या देखने को मिलेगी? सर कार्बन संयुक्त अवस्था में देखने को मिलेगी। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि कार्बन प्रत्येक सजीव का प्रमुख अवयव है, और इसीलिए किसी भी सजीव से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में देखते हैं। तो आप सबों को ये चीज भी यहां पे ध्यान में रखना चाहिए कि कार्बन प्रत्येक सजीव का प्रमुख अवयव माना जाता है। कार्बन प्रत्येक सजीव का क्या माना जाता है? ध्यान में रखेंगे, प्रमुख अवयव माना जाता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि कार्बन पृथ्वी के सतह पर कितना परसेंट मौजूद है? आप सभी कहेंगे सर पृथ्वी के सतह पर 0.02% मौजूद है। कार्बन जो है वो पृथ्वी के भूपर पट्टी में कितना परसेंट में मौजूद है सर? 0.02% मौजूद है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि कार्बन वायुमंडल में किस रूप में है? सर CO2 के रूप में है। तो कार्बन वायुमंडल में CO2 के रूप में कितना परसेंट अवेलेबल है? 0.03% मौजूद है, या 0.03% है। ये दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम रेलेवेंट हैं और कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, और कई बार सवाल सर इस पॉइंट से भी पूछे जा चुके हैं कि मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपका क्लियर हो पाया होगा। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी जैसा कि आपने बताया कि कार्बन के अपरूप भी होते हैं, और साथ में साथ कार्बन जो है वो अन्य तत्वों के साथ जुटता भी है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र, और आप अपने आसपास में अगर कार्बन के यौगिकों की चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा किसी भी तत्व की अगर यौगिक मिलेगी तो वो किसकी मिलेगी? सर कार्बन की मिलेगी। और आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि कार्बन परमाणु के साथ क्या होता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कार्बन के परमाणु सर श्रृंखलन गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है अपने ही परमाणु के साथ चेन में जुड़ते हैं, और इसी कारण इसकी यौगिकों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर यौगिक बनेगा तो कहीं ना कहीं ये जुटेगा, कैसे जुटेगा? कार्बन किसी अन्य परमाणु के साथ कैसे जुड़ता है? तो मेरे मित्र इसका सवाल जो इस सवाल का जवाब जो है वो एनसीईआरटी देता है, लेकिन आप सभी यहां पे पहले एक चीज तो मेंशन कर लीजिएगा, कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ कैसे जुड़ता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ
अन्य तत्वों के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, कार्बन किसी भी अन्य तत्वों के साथ जुड़ेगा, कार्बन किसी भी अन्य तत्व के साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, आप सभी कहेंगे सहसंयोजी आबंध के रूप में। किसके रूप में सर, सहसंयोजी आबंध के रूप में, सहसंयोजी आबंध के रूप में। यानी कि कार्बन जिस किसी भी अन्य तत्व के साथ जुड़ेगा उसके साथ जुड़ने के लिए वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि कार्बन साझा क्यों करता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि गुरुजी कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। तो मान लीजिए ये कार्बन है और इसका ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और ये इसका क्या है सर, कक्षा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन की ये प्रथम कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये जो दूसरी कक्षा है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब चला जी, आप सभी ये ध्यान देना कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु के नाभिक से क्या है सर, सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, बढ़िया तरीके से होगा। अब मेरे मित्र, ये ना तो इस 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है, क्योंकि इसको अस्थायी होने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए इसके पास तो 8 हो जाएगा, या फिर ये लॉस कर दे तो 2 हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र ये दोनों ही कंडीशन संभव नहीं होती है, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी कहता है, क्या कहता है सर, एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी आप सभी ये ध्यान में रखना, यहां पे ये चीजें समझने वाली है। कहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋण आयन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। मेरे मित्र, आप सभी ने अभी देखा है कि इन अ कार्बन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, तो इसके पास 6 प्रोटॉन है और वो कहां होंगे, नाभिक में होंगे। तो सर ये 6 इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से हैंडल किए हुए है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो आप सपोज करो कि इसके नाभिक में 6 इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखने की क्षमता है, और आप क्या कर रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो इसके लिए मुश्किल होगा या आसान होगा, आप कहेंगे सर मुश्किल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इसके अंदर आएगा वो क्या होगा सर, इसके लिए बर्डन हो जाएगा। कार्बन का जो परमाणु होगा वो सर स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे मित्र, ये 4 इलेक्ट्रॉन को किसी से लेकर के C4- आयन नहीं बना पाता है। दूसरी कंडीशन कि सर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, क्योंकि सर इसके पास दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसको लॉस करेगा नहीं मेरे मित्र। क्यों, क्योंकि सर जो 6 प्रोटॉन है वो इस 6 इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से बांधे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप सपोज करो कि इसके पास कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की, 4 इसका गायब कर दे रहे हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जो ये बांधेगा इसमें इसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और फिर आप कहोगे कि सर ये संभव नहीं हो पाएगा और परमाणु का अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा। इसलिए मेरे मित्र, कार्बन क्या करता है सर, अपने ही अन्य कार्बन परमाणु के साथ या फिर किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ सर साझा करता है, और क्या बनाता है सर, सहसंयोजी बंधन बनाता है। मेरे मित्र, आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ये नोट करके रहने देता हूं ताकि जब आप पीडीएफ के सहारे इसको पढ़ेंगे तो चीजें आपको फ्रेशली दिखाई पड़े। मैं एक चीज यहां पे बस नोट कर दे रहा हूं, एक चीज नोट कर दे रहा हूं कि कार्बन की यौगिकों की संख्या ज्यादा होती है। कार्बन की यौगिकों की संख्या ज्यादा होती है। किसके चलते, आप सभी ध्यान में रखेंगे, श्रृंखलन गुण के चलते। कौन से गुण के चलते सर, श्रृंखलन गुण के चलते, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें मेरे मित्र कार्बन क्या होते हैं, अपने ही अन्य परमाणु के साथ सर इस तरह से लंबी श्रृंखला में जुड़ते हैं। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ कंपाउंड इज मोर देन एनी अदर एलिमेंट। चूंकि सर कार्बन के अपने ही परमाणु के साथ चेन में या शाखा में जुड़ने की एक अद्वितीय गुण होती है, जिसको हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसीलिए कार्बन की यौगिकों की संख्या क्या होती है, आप कहेंगे सर ज्यादा होती है।
अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, जब भी हम कार्बन की चर्चा करेंगे तो कार्बन के अपरूप को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी भी चीज के अपरूप की बात करते हैं, एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर किसी भी चीज का वैसा वैसा रूप जिसमें उसकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज है वो हमको समान देखने को मिले। लेकिन अगर हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो क्या होगी सर, उसमें भिन्नताएं नजर आएगी। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, जब भी हम लोग जिक्र करेंगे किसका सर, कार्बन के एलोट्रॉप्स का, यानी कि कार्बन के अपरूप का, कार्बन के अपरूप का, तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि कार्बन के मोस्टली 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन सा? तो सर पहला होता है हमारा सर डायमंड। पहला कौन सा होता है? डायमंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं चिला, हीरा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है सर? दूसरा होता है हमारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, जिसको हम लोग ग्रेफाइट ही कहते हैं सर इंग्लिश में। और मेरे मित्र तीसरा होता है आपका बकमिस्टर फुलेरीन। तीसरा क्या होता है? बकमिस्टर फुलेरीन। और मेरे मित्र इस तीनों ही अपरूप से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए एनसीईआरटी का ये कॉर्नर काफी है। आप सभी पहला तो ये चीज ध्यान में रख लेना कि डायमंड जो है वो प्रकृति में प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में प्राप्त क्या है सर? सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। साथ ही मेरे मित्र इसकी जो संरचना होती है वो कैसा होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। और साथ ही साथ मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, ये क्या होता है सर? विद्युत का कुचालक होता है। जबकि मेरे मित्र ग्रेफाइट जो है ये क्या होगा? मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। और इसके जो प्रत्येक कार्बन होते हैं वो 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन सर 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बन का ये एक लौता अपरूप है जो क्या करता है? आप सभी ध्यान में रखना, विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। और मेरे मित्र बकमिस्टर फुलेरीन अमेरिकी आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिस्टर सर, और उन्हीं के नाम पर सर जो कार्बन का ये तीसरा अपरूप है वो रखा गया। क्या कहते हैं? बकमिस्टर फुलेरीन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या सर 60 होती है या इससे ऊपर हो सकती है। कभी कभी आपको C60 के रूप में देखने को मिल जाता है किसी किसी बुक में, कभी कभी सर C60 से C70 के रूप में देखने को मिल जाता है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी दिखाई पड़ेगी आपको? आप ध्यान में रखेंगे ग्लोब के जैसा, इसको हम लोग जियोडेसिक ग्लोब भी कहते हैं, या फिर मेरे मित्र फुटबॉल के संरचना की तरह भी सर इसकी संरचना आपको देखने को मिलती है। अब मेरे मित्र एनसीईआरटी क्या कहता है जरा सा गौर फरमाइएगा। पहला चीज तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ये क्या है? आप कहेंगे सर डायमंड की संरचना है, और ये जो है ये ग्रेफाइट की संरचना है। और बच्चा लिख रहा है एक बगल में, तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? पेंसिल के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अब मेरे मित्र ये जो आप C60 देख रहे हैं यही आपका फुटबॉल की तरह जो संरचना दिख रही है ये सर आपका कार्बन का तीसरा अपरूप है, जिसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब या फुटबॉल की तरह दिखता है? आप कहेंगे बकमिस्टर फुलेरीन। मेरा मित्र क्या कह रहा है कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाए जाते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हुए हैं। कह रहा है कि प्रकृति में जो कार्बन है वो अनेक भौतिक गुण या भिन्न भिन्न भौतिक गुण और अनेक विविध रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है? कार्बन के परमाणु से बने हुए हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। और हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। मतलब जो हीरा का स्ट्रक्चर होता है चला वो कैसा होता है? 3D यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? आप सभी कहेंगे सर 3 डायमेंशनल होता है।
नेक्स्ट मेरा मित्र कह रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के तीन अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे हम लोग षटकोणीय व्यू मिलता है। यानी कि मेरे मित्र जो ग्रेफाइट की संरचना होती है, वो कैसा होता है, आप सभी याद रखेंगे सर, षटकोणीय होता है। कैसा होता है, षटकोणीय। कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो हीरा है इसकी संरचना होती है, आप कहेंगे 3 डायमेंशनल, जो ग्रेफाइट है इसकी संरचना होती है सर षटकोणीय। कह रहा है कि इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। मेरे मित्र, ये जो आपका ग्रेफाइट है, इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ ही जुड़ा रहता है, या 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से इसकी सर जो वैलेंसी होती है एक वो खाली रहती है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके सतह में फिसलते रहते हैं, इसीलिए आपको ये सॉफ्ट भी नजर आता है। तो सर ऐसा तो संभव ही नहीं था कि कार्बन का एक अप्रूप बहुत कठोर होता और दूसरा क्या होता सर, बहुत सॉफ्ट। किसके चलते संभव हो पा रहा है सर, इसमें जो इसके परमाणु की संरचना है उसके वजह से संभव हो पा रहा है। मेरे मित्र कह रहा है कि इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण ही हीरा एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि इसके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि एलोट्रॉप्स वो होगा सर जिसका रासायनिक गुण समान होगा किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होगा। और मेरे मित्र, हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया है उनके विपरीत ग्रेफाइट क्या है सर, विद्युत का सुचालक है। ध्यान में रखिएगा यहां पे एक और चीज कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। मतलब मेरे मित्र, अगर हम हीरा बनाना चाहे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सर, शुद्ध कार्बन लेना होगा, और शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हम क्या कर सकते हैं सर, हीरे को संश्लेषित कर सकते हैं। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि कार्बन से हीरा निर्माण में, यानी कार्बन से डायमंड के निर्माण में उच्च ताप और डैश चाहिए, तो आप सभी याद रखेंगे कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अगर क्या किया जाएगा सर, संश्लेषित किया जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हीरा देखने को मिलेगा। अब मेरे मित्र कह रहा है कि फ्लोरीन कार्बन परमाणु का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्लोरीन द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि जियोडिस्क गुंबद के समान है, इसलिए सर इस अणु को हम लोग फ्लोरीन नाम देते हैं। मेरे मित्र, आप सभी इतना के बाद यह भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बात करेंगे कोक की, तो कई बार आपके एग्जाम में ये चीजें आपको फंसाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कोक क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे कोक जो है वो कोयला का उत्पाद है। जब आप कोल और पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ोगे चिला, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि कोयला का उत्पाद है। और कोयला क्या है, तो सर ये कार्बन का अपरूप नहीं है। तो जब भी कोक की बात की जाएगी या फिर चला कोल तार की बात की जाएगी या फिर आप कोल गैस की बात करेंगे, तो कोक, कोल तार, कोल गैस, दैट्स ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। ये सब के सब क्या है सर, कोयला के उत्पाद हैं। क्या है, कोयला के उत्पाद हैं, जिसको क्या किया जाता है तो सर फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू सब तैयार किया जाता है। मेरे मित्र याद रखिएगा ये चीज कि ये जो कोक है ये कोयला का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। कोयला का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, लगभग 90% तक होती है। और इस कोक का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं सर, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। कहां पे, तो सर मेटालर्जी में, यानी कि धातु कर्म में। कहां पे सर, मेटालर्जी यानी कि धातु कर्म में। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक टर्म कार्बन आया तो उससे संबंधित आपके माइंड में चला जी, ये जो सभी बातें हैं ये सभी बातें रहनी चाहिए, तभी आपका रिवीजन परिपूर्ण हो पाएगा। अदरवाइज आप पढ़ के भी क्या लगेंगे सर,
अनपढ़ जैसे फील करेंगे, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे और आप वहां पे सॉल्व नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पढ़े और बिना पढ़े में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। नो द पॉइंट इज दैट सर ये पूरा हमने पढ़ लिया, लेकिन सवाल कैसे लगाएंगे। अब मेरे मित्र आइए ग्रुप डी 2022 के सवाल से हम आपको मुलाकात करवाते हैं। मेरे मित्र अगर आपने हमारे साथ चीजों को सही तरीके से पढ़ा है अभी तक, तो एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आपको सोचना पड़ेगा। मेरे मित्र सबका सब आप सही आंसर देंगे, और ध्यान रखिएगा ये सारे सवाल आपके ग्रुप डी 2022 में पूछे गए हैं। पहला सवाल, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। स्व अपभ्रंश गुण, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता, कार्बन का अपने यौगिकों को दहनशील प्रकृति प्रदान करने का गुण, विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने का गुण। आप कहेंगे कि सर परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता जो है वो कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण को क्या करता है, दर्शाता है, और इसी गुण के चलते क्या होती है, कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा होती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। आपने क्या देखा कि प्रकृति में प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा, जो कि किसका अपरूप है, आप कहेंगे कार्बन का अपरूप है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। मेरे मित्र समावयवन, आइसोमेरिज्म और द्वि संयोजकता, श्रृंखलन गुण और चतु संयोजकता, श्रृंखलन गुण और द्वि संयोजकता, अपूर्णता और चतु संयोजकता। आप कहेंगे सर अभी ना बताए हैं कि श्रृंखलन गुण और साथ ही साथ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये चतु संयोजक कहलाएंगे। अगला सवाल देखिए, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, कार्बन प्रकृति में उपधातु है, कार्बन प्रकृति में धातु है, कार्बन प्रकृति में अधातु है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी 60। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, यानी कि स्नेहक के रूप में करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संरचना होती है, संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है। आप कहेंगे सर जब बॉल कहिए दिया गया है तो हम C60 को आराम से टिक करेंगे। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट, कोक, फ्लोरीन, हीरा। आप कहेंगे सर जो कोक है ये क्रिस्टल के रूप में नहीं होता, ये तो कोल प्रोडक्ट है हमारा। आगे मेरे मित्र आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, मेरे मित्र ये गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है। मेरे मित्र जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल ही सही है। कहा जा रहा है कि कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि कथन 2 तो सर सत्य है और कथन 1 असत्य है, ये बिल्कुल सही बात है और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब है कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, नहीं, यहां पे कथन 1 जो है वो हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब दोनों कथन असत्य हैं, हो ही नहीं सकता है सर, एक कथन हमारा असत्य है, दोनों कथन सत्य है। आप कहेंगे सर नहीं। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। आप कहेंगे सर कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला है कि लेखन पेंसिल में, आप कहेंगे सर ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेरे मित्र मैंने क्या बताया कि हीरा का प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन की वैलेंसी सर 4 ही होती है और हीरा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे सर ये तो स्टेबल होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कहेंगे कुछ नहीं होता है, 0 होता है, जबकि ग्रेफाइट में आप कहेंगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगला है कि डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। बकमिस्टर फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट। आप कहेंगे सर CO2 कार्बन का एक यौगिक है, अपरूप नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अन्य समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। आप कहेंगे सर कार्बन हो जाएगा। और अगला सवाल है कि कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में
कार्य करता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि कोक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? मेरे मित्र चौक, मार्बल, डोलोमाइट और हीरा। आप कहेंगे सर आपने बताया कि संयुक्त रूप में ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के यौगिक के रूप में खनिज में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हीरा यहां पे मुक्त अवस्था में दिख रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 19 कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश होते हैं और डैश से बंधे होते हैं। आप कहेंगे सर प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र रिवीजन ऐसे होता है, अगर आप ऐसे पढ़ के जाओगे तो ये जितने भी सवाल आपने देखे हैं इसको आपको करने में तनिक भी समय नहीं लगेगा, बशर्ते कि सर आपका कंसेप्ट पे बेहतर पकड़ होना चाहिए। और साथ ही मेरे मित्र आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे वैकेंसी के लिए चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी जेई के लिए सर तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक बार साइंस को हमारे साथ जुड़ करके पढ़ें, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा साइंस स्पेशल लाइव बैच में, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कंप्लीट कराया जाएगा। और मेरे मित्र इसमें क्या है कि आपको थ्योरी लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में सर आपका क्लास नोट्स भी पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा और थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आपको करवाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसमें चीजों को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपको लास्ट में ये मलाल ना रहे कि गुरुजी हम ये ना पढ़े ना तो हम ये कर लेते। इसमें आपको एक एक चीज करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक करवाया जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस कोर्स की वैलिडिटी सर 1.5 ईयर है और इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही ये कोर्स कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि छोटा सा सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।